आइए, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता राज्य योग्यता एवं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि 23 दिसंबर को उत्तराखंड में संपन्न की गई, तो उसके प्रश्न पत्र दूसरे में स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट पर मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। इसके आंसर आपको बताऊंगा, तो कृपया सभी लोग मेरे साथ बने रहें। तो पहला प्रश्न था, कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें किस क्षेत्र के इतिहास का पता चलता है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के क्षेत्र के इतिहास का पता चलता है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 2 था, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो दिल्ली के सुल्तानों को, जैसा आपको पता है, प्रशासन की भाषा फारसी थी। तो 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। तो तीसरे का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं, एक कथन दिया गया है। इसका कारण जो दिया गया है वो ये है कि जनजाति लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक परंपराओं का वही संरक्षण करते थे। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, इसमें हमें असत्य कथन चुनने हैं। तो पहला ऑप्शन है 5 का ए, बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंस तैनात कर दी। ये बिल्कुल सत्य है। 1800 ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1764 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ये बिल्कुल असत्य है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जैसा कि आपको पता है, गुलामगिरी, इसने जिस बच्चे का भी मेरे पास पेपर है, इसने भी इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया है। गुलामगिरी नामक पुस्तक का जो है पुस्तक ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखी गई है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया? तो आपको पता है कि 16 अगस्त 1946 वो डेट थी। तो 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में पारित किए गए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? जैसे कि आपको पता है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 26 जनवरी 1930। और आपको पता है कि 26 जनवरी की तारीख जो वो ऐतिहासिक तारीख थी, जिसको हमने अपना संविधान भी लागू करने की बात की गई थी। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में एक कथन दिया है कि टैगोर ने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया, और इसका कारण बताया कि टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, वो प्रकृतिवादी शिक्षा पर बात करते थे। तो 9 का ए बिल्कुल ऑप्शन ठीक रहेगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 स्तंभ दिए गए, स्तंभ 1 और 2। स्तंभ 10 में हमें समाज सुधारक दिए गए हैं, बी में उनके द्वारा किए गए कार्य, और हमको इनको मिलाना है। तो पहला है राजा राम मोहन राय, जैसे कि आपको पता है ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जैसा कि आपको पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में कानून लाने पर काम किया। तीसरा पंडित रमाबाई सी, इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की। और इसका डी का देखिए, घासीदास ने सतनामी आंदोलन चलाया था। तो ए का देखिएगा, राजा राम मोहन राय ए का पहला, और बी का ईश्वर चंद्र विद्यासागर बी का तीसरा, ए का पहला, बी का ए का दूसरा और बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। सी का चौथा और डी का, तो ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जिसने लगाया उनका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन छांटने हैं। तो इसमें जो गलत है उसको हमने छांटना है। पहला ऑप्शन है, चोल जो राजा थे, चोल मंदिर जो उनके बनाए गए थे, चोल मंदिर पूजा आराधना के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ये बिल्कुल ठीक सत्य है। किसानों की बस्तियां और कहलाती थी, ये भी ठीक है। गांव के समूह को नाडू कहा जाता था, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 11 का डी देखिए, धनी व्यापारियों को नाडू के कामकाज में नियंत्रण हासिल था, ये बिल्कुल असत्य कथन है। तो 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर कालक्रम में सबसे पहले घटित घटना को चुनना है। पहला ए है, बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा जाना, जबकि ये सबसे आखिर में हुआ था, बिल्कुल असत्य है। बी, दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा, ये भी गलत है।
बैरकपुर में मंगल पांडे की फांसी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 12 का डी बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरठ में सबसे पहले सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया था, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारत में समानता की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार दिया गया? जैसे आपको पता है, समानता की रक्षा के लिए संविधान ने जो 6 अधिकार दिए मौलिक अधिकार, उसमें समानता का अधिकार है, तो 13 का बी बिल्कुल ठीक है। 14वां देखिए, मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य है निर्णय लेना, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा है? आपको पता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है सार्वजनिक सुविधा है, तो 15 का डी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 16, राज्य में सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन किस स्तर की सरकार की जिम्मेदारी? तो आपको पता है कि राज्य के जितने भी सार्वजनिक काम होते हैं राज्य सरकार की वो जिम्मेदारी रहती है, तो 16 का डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए, राज्य सरकार में विधायिका की प्राथमिक भूमिका क्या रहती है? तो राज्य सरकार में विधायिका की प्रमुख भूमिका रहती है कानून बनाना, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 18वां देखिए प्रश्न, संचार माध्यमों की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, निष्पक्ष जानकारी देने के लिए। प्रश्न नंबर 19 देखिए, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए आलोचना करना, बी ए सशक्त करना, सी विश्वसनीय जानकारी देना, डी निर्णय लेना, तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर सी बिल्कुल ठीक है, विश्वसनीय जानकारी। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय है। जैसे हमारी किताब में होता है, कोई भी प्रस्तावना होती है उसमें संबंधित किताब की या बुक की उसमें क्या क्या लिखा है उसका परिचय, एक संक्षिप्त परिचय होता है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, संविधान का परिचय। प्रश्न नंबर 21 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है? तो राजतंत्र तो है नहीं, आपको पता है हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बी बिल्कुल गलत है। सी जाति व्यवस्था का कोई प्रावधान यहाँ पर है नहीं, बी बिल्कुल गलत है। तानाशाही शासन भी बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 21 का आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, संघवाद। प्रश्न नंबर 22 देखिए, भारत में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आपको पता है कि भारत में कानून बनाने के लिए हमारी जो सर्वोच्च संस्था है संसद, वो जिम्मेदार है, तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, तो 23 का आंसर जो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? ये नहीं कि कब लागू किया, देखिए लागू करना अलग चीज है, अंगीकृत यानी अपनाना अलग चीज है। तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, इसलिए आपको पता है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, तो 24 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। 25 देखिए, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। आपने देखा होगा, कोयला, प्राकृतिक, पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है। ये पूछा जा रहा है जीवाश्म ईंधन क्या नहीं है, तो 25 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। 25 नंबर प्रश्न नंबर 26 देखिए, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं कहलाता है। तो आपको पता है जहां तीनों ही क्रिया आपस में करते हैं तो वह जैव मंडल कहलाता है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, अनवीकरण संसाधन वे साधन होते हैं, आपको पता है अनवीकरण वे जिनको पुनः नया नहीं बनाया जा सकता, जिनके भंडार सीमित हैं और जिनको अगर नया होने में भी हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो ये एक धीमी प्रक्रिया है, तो 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना ही बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, ये इसका लक्ष्य सतत पोषण विकास का नहीं है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, असत्य ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29, मृदा निर्माण का कारक नहीं है? जलवायु तो प्रमुख कारक है। ह्यूमरस आपको पता है मिट्टी निर्माण में प्रमुख कारक है। जनक सेल यानी जो चट्टान है जहां से वो टूटकर बनती है वो भी प्रमुख कारक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अत्यधिक पशुचारण मृदा निर्माण का कोई कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ज्वालामुखी भूपटपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो बल पृथ्वी का सतह पर कार्य करते हैं, पृथ्वी के सतह पर, उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ज्वालामुखी की तीव्रता रिक्टर स्केल पर नापी जाती है, ये बिल्कुल गलत है, असत्य कथन है, क्योंकि आपको पता है कि रिक्टर स्केल पर
ज्वालामुखी की नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कर्तन एवं दहन कृषि के संबंध में क्या सत्य है। जैसे आप जानते हैं कर्तन एवं दहन कृषि यानी कि झूम खेती जो हमारे आसाम के कई भागों में किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि हमें वो असत्य ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, इस प्रकार की कृषि में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार की कृषि में जमीन के बार बार प्रयोग से मिट्टी के में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, यह कृषि पर्यावरण के लिए लाभदायक है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें वनों को काटा जाता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 32, मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। आपको पता है कि मेनियाक जो है अमेजन बेसिन का प्रमुख भोजन है। तो 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, जो मिला नहीं है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र घास स्थल कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ध्रुवीय प्रदेश टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। शुष्क प्रदेश में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। मानसूनी प्रदेश में कोणधारी वन पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत हो। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, स्तंभ 1 और 2 में हमें मिलान करना है। स्तंभ ए में हमें कुछ नाम दिए गए हैं और बी में उसके का वर्णन किया गया है। जैसे आपको पता है ए का एपीकल्चर आपको पता है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ए का चौथा, तो आपने देखा होगा कि सभी ऑप्शन में ए का चौथा दे रखा है। तो अगला देखिए बी सेरीकल्चर, आपको पता है सेरीकल्चर जो है रेशम से संबंधित है, तो बी का जो है तीसरा। तो आप देखिए कि बी का तीसरा में ए और डी में दोनों में तीसरे हो रहे हैं। अगला देखिए पीसी कल्चर, आपको पता है पीसी कल्चर मत्स्य से है, तो यानी कि बी सी का है दूसरा। और यहाँ पर डी और बी में आप देखेंगे सी का दूसरा यानी कि मत्स्य पालन, और डी का देखिए विटीकल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित है। तो ये तीनों आपने देखा होगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन साझा संपत्ति संसाधन आपने देखा होगा चरागाह जो होती है गांव के, वो सभी की साझा संपत्ति होती है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 36 का देखिए चाप झील पाई जाती है। आपको पता है कि जब जो नदी है वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वो वहां पर जो झील बनती है उसके द्वारा वही चाप झील कहलाती है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, इसको मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। ब्रैकेट में 41 है, डिवाइडेड बड़ा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक ऋण 35 धन, छोटा कोष्टक ऋण 6, छोटा कोष्टक क्लोज और मझला कोष्टक क्लोज। तो आपने देखा कि बोर्ड मास के फॉर्मूले में जो बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है उसमें हम पहले क्या है ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसका है ब्रैकेट ओपन के बाद हम करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो आप देखना -41 है, तो -41 को ऐसे ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई, तो हम पहले अंदर जो है इसको हल करेंगे मझला कोष्टक को। तो आप देखिए ऋण 35 और धन और ऋण क्या हो जाता है, ऋण होता है, तो यहाँ पर ऋण 6 हो गया। अब आप इसको देखिएगा ऋण 41 डिवाइडेड बाई -41 डिवाइडेड बाई ऋण 35 में अगर ऋण 6 जोड़ेंगे हम तो ये भी 41 होता है, लेकिन ऋण धन होता है पर चिन्ह जो है हमारा ऋण का ही रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ऋण 41। तो ऋण 41 में अगर हम ऋण 41 से अगर हम ऋण 41 को डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, तो एक यहाँ पर आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर देखिएगा 38। प्रश्न नंबर 38 में हमको एक इक्वेशन दिया, समीकरण दिया है P/8 = 7/24। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर एक वज्र गुणा कर देंगे, P × 24 = हो जाएगा हमारा 8 × 7। तो P की वैल्यू निकालने के लिए तो P = 8 × 7/24। तो आप देखिए 8 3 जा 24, तो इसका आंसर आ गया 7/3। तो इसमें आप देखिए 38 में 7/3 कहाँ पर आ रहा है, 7/3 बी में आ रहा है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न नंबर अगला देखिए 39, 39वां प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। यदि बहुभुज का परिमाप 25.2 सेमी हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब चूंकि हल करने में बहुत ज़्यादा समय आपका
वीडियो लंबी हो जा रही, तो इसका आंसर देखिएगा 39 का ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 6 आएगा इसका। तो प्रश्न नंबर अगला देखिए 40, दी गई आकृति में x तथा y के मान, तो x, अब मैं अगली वीडियो में जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको इनको हल करके बताऊंगा इन प्रश्नों को। फिलहाल अभी देखिए 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 41 का देखिए, 8 की कौन सी घात रखने पर प्राप्त मान 2 की घात 6 का बराबर हो जाता है। तो आपको पता है 2 की घात 6 का मान जो है 64 होता है, और 8 की घात 2 का मान भी 64 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका 40 नंबर 1 का बी बिल्कुल ठीक है, 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 43, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या 1 जो है हमेशा अपने व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब मैं अगली वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको कहा, इनको मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर ये हमारा 42। अब प्रश्न नंबर देखिए 43, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 इसका आंसर है। तो 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 44, प्रश्न नंबर 44। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए 6 बिल्कुल ठीक है। 45 प्रश्न नंबर 45 का देखिए, तो 45 में जो इसकी प्राथमिकता बन रही है, ये जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, 3/5। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 46, 23 के घन में इकाई का अंक क्या है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, 23 की घन इकाई का अंक जो है 7 आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 47, 47वां देखिए, तो राधिका ने जो कार वाला प्रश्न है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 47 का ए बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही 14 क्वेश्चन नंबर 48 का देखिए, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। और 49 अगला प्रश्न 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 51। अभी मैं आपको केवल आंसर ही आंसर बता रहा हूँ, अगली जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये गणित के सभी क्वेश्चन आपको हल करके फिर एक बार वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी, इसमें पेपर में बिल्कुल ऑप्शन गलत लगाया, आप इसको मत देखिएगा। 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन 50 नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 का आंसर नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 54। तो 54 का आप देखिएगा, 54 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न 55 का देखिए, 55 का जो है डी बिल्कुल ठीक है। आपको पता ही है कि ऊष्मा का संचरण जब हम वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे की ओर होता है तो उसको चालन कहते हैं। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी। 56 का देखिए, आसुत जल की प्रकृति क्या है। तो आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर जो है ये बिल्कुल उदासीन होता है। 56 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है 56 का। अगला देखिए 57। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आपने इसमें जो कथन सही, तो कथन इसमें वो सही है ऑप्शन नंबर बी, कि भोजन का पाचन जो है आपको पता है रासायनिक क्रिया है। और अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 जो हैं बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। तो 58 का जो है 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला देखिए 59 औद्योगिक अपशिष्ट को क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। इसका कारण ये बता रहे हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट में अम्ल पाए जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, कथन ए और कारण बी सही है। तो हम जो अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए उसमें क्षार मिलाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 60 है। इसमें एक स्तंभ में कुछ हमको रासायन दिए हैं, और इस बी में इसका कलर हमको रंग ढूंढना है। तो आपको पता है कि जैसे कॉपर सल्फेट है, आपको पता है कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। तो ए का तीसरा देखिए, ए का तीसरा, और आपको पता है फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, और फिटकरी आपको पता है सफेद होती है। और पोटेशियम परमैंगनेट जो है पोटेशियम, हाँ, तो आपने देखा कि पोटेशियम देखिए कॉपर सल्फेट कैसा है, कॉपर सल्फेट नीला है।
तो नीला कहाँ पर दे रखा है, ए का तीसरा। तो आपका देखिएगा ए का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए का तीसरा, ए का तीसरा यानी कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। बी का चौथा, फेरस सल्फेट जो है ये हरे रंग का होता है। और जो है फिटकरी जो है सफेद रंग की होती है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो है बैगनी रंग का होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 61, अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, यानी कि जो कभी जिसका क्षय नहीं होता, जो खत्म नहीं होता। तो वन्य जीव, कोयला, पेट्रोलियम नहीं है, बिल्कुल सूर्य का प्रकाश कभी खत्म फिलहाल नहीं होगा। तो 61 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 62, एक बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न होने वाली गैस जो एक्स कमरे में सोए हुए व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है। तो वो गैस एक्स क्या होती है, जैसे आपको पता है कि जो कोयले होते हैं उनसे जो गैस निकलती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 63, पेट्रोल द्वारा उत्पन्न आग को किससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका CO2, अग्निशामक, फोम और रेत। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा व्याख्या करके बताऊंगा। पहला है ऑप्शन नंबर 1 कास्ट कोयला। तो कोयले का जो प्रज्वलन ताप है ये हमारा 454 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगला दूसरा है कागज। तो कागज का जो प्रज्वलन ताप है वो करीब 233 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद है कागज लकड़ी। लकड़ी का आपको पता है प्रज्वलन जो ताप है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सफेद फास्फोरस है इसका जो प्रज्वलन ताप है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि 64 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, एक प्रयोग में एक्स ने धातु की छड़ को मोमबत्ती की ज्वाला में गर्म किया। तो ज्वाला की किस भाग में छड़ को रखने से छड़ जल्दी गर्म होगी। जैसा कि आपको पता है जो ज्वाला का जो हमारा नीला क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर 65 का ए बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 66, कोयले का प्रकार जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो आपने देखा कि कार्बन की जिस भी कोयले में कार्बन की मात्रा कम होगी वो कोयला उतना ही घटिया माना जाएगा। तो सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है लिग्नाइट। इसमें लगभग कार्बन 25 से 35% के आसपास पाया जाता है। तो कोयले ये प्रश्न नंबर 66 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 67, पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के कारण ग्लूकोज के आंशिक विघटन से उत्पन्न होता है। तो आपको पता है जब हम थक जाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 68, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं तो हमें सही कथन चुनना है। मंड का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, ये बिल्कुल असत्य कथन है। पित्ताशय पित्त रस का श्रावण करता है, बिल्कुल असत्य है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 69, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही कथन का चयन जो सही कथन है, फुफ्फुस शिरा जो है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 70 स्तंभ ए और बी में मिलान करना है। तो आपको पता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है। तो जल का अवशोषण तो है बड़ी आंत में होता है। और HCl का पता है आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे कहाँ से निकलता है, ये आमाशय से निकलता है। पित्त रस जो है आपको पता है, पित्त रस जो है हमारे यकृत से निकलता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। तो जिसको शुद्रांत्र कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 71 निम्नलिखित में से किसमें दोहरा परिसंचरण पद होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 71 का बी बिल्कुल ठीक है। पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग में दोहरा परिसंचरण होता है। 71 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 72 कुछ कथन दिया और उसका कारण दिया, हमने देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। कुछ पादप कीटों का भक्षण करते हैं, बिल्कुल पता है। जैसे आपको पता है घटपर्णी, ड्रोसेरा वगैरह पादप कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए। तो इसका कारण दिया है कि ऐसे पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक नहीं मिल पाते, बिल्कुल ठीक है। तो कथन
और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो 72 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से नलिका विहीन ग्रंथियों का समूह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 73 का बी बिल्कुल ठीक है, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि और लार ग्रंथि। 74 74 का देखिए, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो आपको पता है कि शीत ऋतु में जो भी फसलें बोई जाती हैं ये रबी की फसलें कहलाती हैं। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए 75, निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन के द्वारा जनन करता है? आपने देखा होगा ये जो है द्विखंडन के द्वारा जो जनन करते हैं अमीबा और पैरामीशियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में अमीबा दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 76 76, कवक से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक। तो आपको पता है कि कवक से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, जो मिला जो जिसका मतलब जो मेल गलत है। लैक्टोबैसिलस आपको पता है दही का जमना है। राइजोबियम आपको पता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया का वाहक है। और यहाँ पर ईस्ट जो है हैजे का कारण बताया, जबकि आपको पता है ईस्ट जो है गेहूं को या फिर कुछ खाद्य पदार्थों को फुलाने का काम करता है। जैसे हम केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो 77 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78, रुधिर में लवण की मात्रा को संतुलित करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 79, एक बस 90 मीटर में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल बताइए। इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो हमें इसकी चाल निकालनी है। तो आपने देखा कि हमें दूरी दी है 54 किलोमीटर, क्योंकि मीटर और सेकंड में आंसर दिया है, तो हम 54 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 54 में 54 गुना 1000 मीटर हो जाएगा। बट्टे आपने देखा हमें समय लगा है 90 मिनट, और आंसर में सेकंड में बदलना है। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 90 को हम 60 से गुणा कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए चाल बराबर दूरी बट्टे समय, मैंने दूरी को मीटर में चेंज कर लिया है और समय को सेकंड में मिनट को कर लिया है। तो इस जीरो से ये जीरो काट लीजिए, इस जीरो से ये जीरो काट लिए थे। 9 से 54 को काटिए, 9 6 का 54, और 6 से 6 को काट लीजिए तो बचा 10। तो इसका चाल बराबर कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। आपने देखा होगा हमारा 79 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। तो 79 का ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 80 है, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, तो इसको मैं बाद में अध्ययन करके आपको बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 81 में जाइए। CFL का क्या फुल फॉर्म है, पूरा नाम क्या है? तो आपको पता है C फॉर कॉम्पैक्ट, F फॉर फ्लोरोसेंट और L फॉर लैंप। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, वैद्युत घंटी में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो आपको पता है जब हम विद्युत ऊर्जा से जो घंटी डोरबेल बजाते हैं, तो उसमें ध्वनि आवाज आती है। तो इसका जो है वैद्युत ऊर्जा जो है किसमें रूपांतरित होता है, हो जाती है ध्वनि ऊर्जा में। तो 82 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब इसमें सभी ऑप्शन हम देखेंगे। वस्तु के समान आकार का, बिल्कुल ठीक है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सीधा और आभासी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये चारों ही जो है बिल्कुल ठीक है। तो 83 में इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी सही। अगला देखिए 84, एक हर्ज बराबर कितना होता है? तो आपको पता है कि एक हर्ज बराबर जो है, एक हर्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि सेकंड नहीं दिया है, मिनट दिया गया है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 हर्ज बराबर 60 कंपन प्रति मिनट। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपको पता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 89 क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, एक उल्लू रात को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उल्लू की आंखों में होते हैं। अब मुझे इसमें थोड़ा सा शंका हो रही है। कम शंकु तो उसकी आंखों में होती हैं, अब लेकिन शलाकाएं अधिक होती हैं या कम, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, तो इसका 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। फिर भी इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं पुनः देखकर इसको आपको बताऊंगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87। यदि ध्वनि तरंगों का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता कितनी होगी? तो आपको पता है कि दोगुना आयाम का जो है प्रबलता हमेशा दुगनी होती है। अब यहाँ पर आयाम दुगुना है तो प्रबलता 4 गुनी हो जाएगी। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का वैद्युत लेपन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। इसका कारण ये बता रहे हैं कि टिन जो है लोहे से अधिक क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। तो आपको पता है ए तो बिल्कुल ठीक है, पर आर इसकी व्याख्या बिल्कुल गलत कर रहा है। तो इसमें आएगा कि कथन ए और आर दो कथन, हाँ ए सही है परंतु आर गलत है। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 89। नल का पानी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है जबकि आसुत जल नहीं। तो आपको मैंने पहले भी एक प्रश्न में ऐसा आया था कि नल का जो जल है वो विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि उसमें लवण पाए जाते हैं, घुले होते हैं। और जो आसुत जल है उसमें लवण नहीं होती, इसलिए उसमें वो विद्युत का कुचालक होता है। तो आपने देखा दोनों ऑप्शन ए तथा बी सही है। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। और आखिरी प्रश्न जो आज का हमारा देखिएगा सेट का, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 का कोण बनाती है तो आपतन कोण क्या होगा? तो आपने देखा होगा कि आपतित और परावर्तित किरणों का जो आपतन कोण जो है हमेशा क्या होता है, आपतित किरण इनका जो परावर्तित किरण आपतित किरण जो कोण बनाती है, आपतन कोण उसका हमेशा आधा होता है। तो यहाँ पर 90 का आधा कितना है? 45। तो 90 का जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 45 डिग्री। तो मैंने ये प्रयास किया है कि मैं सेट का पूरा पेपर आपको शंका का समाधान कर सकूं। इसमें कुछ जो गणित के विषय जो प्रश्न थे उनको मैं अगले प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो में आपको पूरा हल करके समझाऊं। तो आशा है आप लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा, आप लोगों ने इसको मिलाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।